अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें आपको पता बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं और सियासत के उफक पर बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। जो गिराने चले थे इमरान खान को, अब परेशान हैं बहुत। इमरान खान साहब को अब रह कुछ नहीं गया ना। आप देखें वो बयानिया कह लें आप या प्लान कह लें आप, इमरान खान साहब को सियासत से आप बाहर रखने का, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। जो तोशाखाना वाला केस है ना, मैंने आपके साथ सबूत इतने रख दिए हैं, एक एक चीज सामने रख दी है। इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस इन एनी केस। अगर ये फौजदारी है, लेकिन साथ अगला प्लान यही है कि, और आपको पता है ये बड़े बड़े जुगादर जो खास कंपनी के करीब के लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब इमरान खान साहब तो जेल में रहेंगे और पीछे इलेक्शन कराने हैं। तैयारी कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। और इमरान खान का अब ये मामला कोर्टों में आना है। आपको पता है कि 9 मई के हवाले से जो जमानतें हैं, आदम पैरवी वो खारिज कर दी हैं, तो उनको मेरिट पे लेके आना है ना जी, आए। और अब जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, और असूली तौर पर अगर मेरिट पे करते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने इस बुनियाद पे किया। उसकी वजह क्या है कि केस ही नहीं बनता। अब ये सारे मामले इसी तरह नैब का जो है, अब ये वक्त आ गया है कि ये सारे मामले जो हम बड़े अरसे से कर रहे थे, तमाम कोर्टों से कहा था कि इकट्ठे कर दिए जाए केसेस के, इमरान खान साहब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके, मकसद क्या है, पूरे पाकिस्तान की जेलों में फिरवाना गया। तो ये सारे केसेस को एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल करके कि एक ही जुरिस्डिक्शन में ले आया जाए। 9 मई के सारे आए ना, इकट्ठे ले आए एक ही जगह। जो भी करना है, बगावत है, वो वकील के कत्ल का है, या जो बाकी जितने भी हैं, ले आए एक ही जगह पर, और उसको उसके मुताबिक देखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बताता चलूँ, ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो इमरान खान साहब की जान को ख़तरे का आपने देख लिया। फिर एक बड़ी मज़ेदार बात है, एहसन इकबाल साहब तौहीन अदालत समाअत के लिए मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में दो रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करेगा। और जो है ना, साबिक फाकी वज़ीर एहसन इकबाल जो है ना जी, उन्होंने बुनियादी तौर पर 2 मई 2018 को दरख्वास्त दायर की थी, और आर्टिकल 62 और 63 तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जी जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने, और आपको याद है उन्हीं दिनों के अंदर 3 लोग हैं ना, कम से कम 3 लोग, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी, इन तीनों को तौहीन अदालत में सजा हुई थी। और जब सजा हो जाए तो आप नाअहल हो जाते हैं 5 साल के लिए, लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल। और मैंने प्रोग्राम के आखिर में मैंने इरफान कादर मेरे सामने आ गए थे, भागने की कोशिश करते हैं सारे लोग, आइन और कानून की बातें करें, और मैंने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें किस क्लियर कर दी। मैं दोहराना नहीं चाहता वो सारी, वो आप आखिर में देख लेंगे। अगली जो बात है बुशा बीबी की जो मुबीना डायरी के बारे में है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वजाहत के साथ अब आगे आ चुका है। मैंने वैसे भी बता दिया था आपको, और ठीक है ना जी, कि ये डायरी इमरान खान या उनकी अहलिया की नहीं, ठीक है ना जी। तो इसमें लिखा मतन कैसे उनसे मंसूब किया जा सकता है। ये ड्रामा पाकिस्तान के मसाइल खुसूसन हुकूमती फसाइयत, जुल्म, जबर और आइन और कानून के पाबंदी से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर लें, इन साजिशी अनासर को बिलाखिर अवाम के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो बड़ी हैरानगी होती है कि साथ साथ रहना है तो डायरी कहाँ से आ गई। लेकिन जो कि बातें हो रही हैं, तो उन बातों का जवाब देना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना जी, ताकि हक़ाइक़ सारा सामने आ जाए। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब 5 जो मुख्तलिफ बिल है ना, उनकी मंजूरी दे दी। नोटिफाई करना होता है ना, गैस की चोरी की रोकथाम,
का तरमीमी बिल, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन तब्दीली तरमीमी बिल और ट्रेडमार्क तरमीमी बिल 2023 है। और तजारती तनाज़ा के हल के लिए बिल की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने अब्दुर्रज़ाक दाऊद को की 5 साल के लिए बतौर लम्स यूनिवर्सिटी प्रो वाइस चांसलर की मंजूरी भी दे दी है। दोबारा तैनाती मंजूरी लम्स चार्टर 1985 के सेक्शन 10 के तहत दी है। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार बात चल रही है, जो मिर्चें आ रही हैं, मिर्चें लग रही हैं, वो बात चल रही है जी। ये अच्छा पहले मैं बता दूँ, जहांगीर तरीन में आ गए जी मैदान में। आप कौन है जी जहांगीर तरीन साहब? क्या हैं जी आप? कोई MNA है क्या? सियासी जमात कितनी सीटें हैं आपकी? और इन्होंने भी हमायत कर दी है। क्या हमायत की है जी? निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या 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 कहना चाहते हैं जी? ठीक है ना जी। और अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए नामों की हमायत कर दी है जी। और तजवीज़ करदा जो नाम है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तश्कील के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी है। 9 अगस्त आपको पता है, और ये वो आपको पता है, वो बाकायदा तस्वीरें दिखाएंगी उनके साथ कि जनाब बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। और हम बताना ये चाहते हैं कि जनाब हम बड़ी मीटिंगें करें। राजा रियाज हैं क्या वैसे भाई? दफे अपोजिशन लीडर कहाँ से आ गए? वो किस हैसियत में अपोजिशन लीडर नजर आते हैं आपको? कोई एक वजह बता दीजिएगा। आपको समझ आ रही तो मुझे जरूर बताइएगा कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर क्या है। वो कोई कहते हैं क्लर्क कहना चाहे बाल, ये देख लीजिएगा, इनकी तैनाती को चैलेंज किया हुआ है और उनकी इन वजूहात की वजह से चैलेंज किया था। वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ना जी। और अगली जो बात है जी, वो उठाया जी, वो शहबाज शरीफ वजीर आजम, कहने को वजीर आजम, नालायक तरीन वजीर आजम है पाकिस्तानी तारीख का जी। और सदर मुमलिकत आरफ अलवी की तरफ से जो ना खत पर तबसरा किया उन्होंने कि आइन की, कहते हैं जी आइन की किताब पढ़ लें, 8 दिन का वक्त मुकर्रर। सदर साहब को खत लिखने का पता नहीं क्यों जल्दी थी। वो आपकी साजिश है। मैं सदर पाकिस्तान को नोटिस दे रहा हूँ और कल मेरी कोशिश है वो नोटिस चला जाए। वो नोटिस है क्या? सेक्शन 57 के तहत है कि इलेक्शन की एक डेट दे दे। करते रहो तुम लोग जो मर्जी करना है, इलेक्शन होने दो। ये तवज्जो हटाने के लिए इधर फंसाया हुआ है ताकि इलेक्शन की तारीख ना दी जाए और इलेक्शन की खामोशी से इस पतली गली के अंदर से निकल जाए। अब इसका और सारा वो समझाना है कि आपको आर्टिकल 224 और 224A के तहत क्या तरीकाकार है। नाम है, वो नाम अगर इतफाक नहीं होता अपने अपने नाम भेज देंगे कमेटी को, कमेटी नहीं आती फिर इलेक्शन कमीशन के सामने जो होता रहे अपनी तरफ पर। भाई वो इलेक्शन का जो डेट दे रही है वो क्या छुप गया? इसी सदर पाकिस्तान को कल नोटिस में जारी किया जा रहा है कि आप इलेक्शन की डेट दे। सेक्शन 57 के इलेक्शन एक्ट की बात हो रही है और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब अपना इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। और पंजाब की सूबाई असेंबली के हवाले से जो मामला आता है उसमें वो फैसला वो आ चुका हुआ है और ये जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान की है और सूबों की हद तक गवर्नर की है जी। ठीक है जी। और जो बताना वो चाहते हैं जी, आईनी तौर पर कहते हैं जी 8 दिन का मुकर्रर। ये शहबाज शरीफ कहते हैं सदर को इंतजार करना चाहिए था और क्यों उन्होंने कहा ये भी तो 12 अगस्त है। शहबाज शरीफ ने जो नामों के है जी, उन्होंने बता रहे हैं जी 38 साल क्या सबसे मुश्किल तरीन दौर 16 माह का गुजरा है और वो बता रहे हैं जी महंगाई, लाकानूनियत, बदहाल मीशत और नाकाम खारजा पॉलिसी तोहफे में दी। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। आप जरा कंपैरिजन चैलेंज कबूल करें ना, बताएं ना जरा पाकिस्तानी मीशत पिछले दौर के अंदर और आपके दौर के अंदर जो तबाही आपने की है, जो आपके रुपए के साथ आपने किया है, ये सारा का जो है ना जी वो समझ आना चाहिए आपको, ताकि आप अगर आप समझ सकें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। और उससे बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएंगी। सदर पाकिस्तान जो कि मैं जहाँ मैंने पहले बात की है, वो सदर पाकिस्तान का आपको पता है वो जो खत है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें सदर पाकिस्तान ने नाम मांगी है 11 अगस्त को सामने रखते हुए ना जी, और तफसीलात मांगी है ना। आइन और कानून की पासदारी करें ना, क्यों नहीं पासदारी कर रहे ना जी वज़ीर आज़म। और वो पासदारी इसलिए क्यों पासदारी करनी है मैं भूल जाता हूँ ज़रा। ठीक है ना जी। और तो 224 आर्टिकल की बात हो रही है और खत के मुताबिक जो लिखा गया था आइन के तहत वज़ीर आज़म और काजी को कमीशन की तहरीर के 30 दिन के अंदर निगरान वज़ीर का नाम तजवीज़ करना होता है। 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील कर दी। वज़ीर आज़म 12
अगस्त तक मौजू उम्मीदवार का नाम वो दे सकते हैं। और यहाँ नाम मैंने आपको सामने रखा हुआ था जी, ठीक है जी। और वजह ये है कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं देना चाहता, इक़्तिदार नहीं छोड़ना ना, उस चिपके साथ रहेंगे। और नाम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, और ये जो हमारे मुलाजम जो हमारे सियासी लीडर हैं, सियासी बोने जो हैं, इनमें है। नाम तो उन्होंने फाइनल करना है जहाँ जो ऑपरेशन रजीम की चेंज में मेन किरदार अदा करते आए हैं, ताकि पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ में अब यही बातें होनी हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, पाकिस्तान की किस्मत बदल के रहनी है और आप हैं जिसकी वजह से ये होनी है। आप जागते रहें, खड़े रहें, बहुत बेहतरी होगी। सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं? हुकूमत के जाने के 2 रोज़ बाद एक तो ये फैसला आना, और जो एक बहस है कि शायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता फिर से बंद हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर चुके थे, तो वो तो रिव्यू शायद इससे वैसे भी इस कानून साजी से फ़ायदा उठा सकते ही नहीं थे, अहल ही नहीं थे इसके लिए। नहीं, ये जो फैसला है ना, ये इतना गलत फैसला है कि इस पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस इस फैसले की ये है कि ये जो लॉ जिसको स्ट्राइक डाउन किया है वो एक सफ़े का लॉ है। एक सफ़े को लॉ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 80 सफ़े लिखने पड़े। एक सफ़े का लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ठोस दलील होती तो वो एक सफ़े के लॉ को एक पैराग्राफ में ख़त्म कर सकते थे। एक सफ़े में 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, 10 पेजेस में ख़त्म कर सकते थे। लेकिन चूंकि कर ही नहीं सकते थे, उस लॉ में कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी नहीं, लंबी लंबी बातें लिख के चीज़ को उलझा के, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि लिखा क्या है। हम चूंकि लॉयर है, हमारा काम सारी जिंदगी पढ़ना है, हमें 2 मिनट में समझ आ जाती है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉ था क्या और उसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया गया। लॉ ये था कि उसमें लॉ में उन्होंने कहा था कि जो स्कोप ऑफ रिव्यू है उसको हम मीनिंगफुल बनाएं, और उसको मीनिंगफुल बनाया और उसका जो दायरा इख्तियार है उसका एनहांस इसलिए किया कि कोर्ट को एम्पावर किया, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया कि वो आराम से इस रिव्यू को सुन सके, क्योंकि जो मौजूदा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े फरसूद हैं और वो गलत हैं। और कोई भी रूल जो सुप्रीम कोर्ट को होता है अपना इंटरनल, वो ताबे होता है उस लॉ के जो पार्लियामान बनाती है, और मेरा इन्हिसार जो है आर्टिकल 191 पे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ तो ये है कि रिव्यू को उन्होंने मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका जो स्कोप है उसको बढ़ाया और क्लैरिफाई किया उसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिव्यू सुना जाएगा वो वही जजेस नहीं सुनेंगे, बल्कि एक लार्जर, उनसे ज्यादा और भी जजेस सुनेंगे, यानी लार्जर बेंच सुनेगा उससे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इरफान कादर साहब, ये तो बड़ी अच्छी चीज थी। यार ये फिर आप मुझे मुकम्मल तो करने दें बात। जी बोले। तीसरी चीज उसमें यह थी कि एडवोकेट भी आप अपनी चॉइस का रख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो थे वो बिल्कुल गलत थे, गैर आईनी थे। वो गैर आईनी जो रूल्स थे उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये कानून आया। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की इस कानून को खत्म कर दें, 80 सफ़े लिख के। उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है इस कानून में जो कि आइन के मुताबिक नहीं थी, बल्कि ये कानून आइन के लेटर के भी मुताबिक था, आइन की स्पिरिट के भी मुताबिक था। अब आप पूछे मुझसे। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक अच्छी नीयत के साथ ही किया जा रहा था, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट को एकदम सरप्राइज मिला कि एक समाज चल रही है, अचानक से जाके इरफान जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान नवाज साहब, उन्होंने कागज रखा सामने, भाई हमने तो तरमीम कर दिया इसके अंदर। तो जजेस भी बड़े एकदम से सरप्राइज हुए, भाई हमें तो पता ही नहीं आपने ये सारा कुछ कर दिया। तो सरप्राइज देने के बजाय उन्हें बता दिया जाता है, एतमाद में लेके अगर करते तो ज्यादा बेहतर ना होता सर? अगर बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको एतमाद में लेने की। जजेस तो इसमें पार्टी बने हुए हैं, अपनी मर्जी से वो बेंचेस बनाए चले जा रहे हैं। उनको एतमाद में कभी दुनिया में कभी हुआ है कि लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है वो जजों से पूछेगी कि हमने क्या कानून बनाना है? मैं तो आपके इस सवाल पे भी थोड़ा सा हैरान हूं कि आप कह रहे हैं कि जजेस को एक स्कोप को बढ़ाना था, जजेस के काम को आसान करना था, तो फिर जरूरत नहीं है एकदम से सरप्राइज। बिल्कुल नहीं। पार्लियामान के कानून के जजेस पाबंद हैं। जजेस का पाबंद पार्लियामान का कानून नहीं है। इस चीज को पहले समझें आप। अटॉर्नी जनरल आपने एक मुकर्रर किया होता है एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए, एक वो ब्रिज का रोल भी प्ले करता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। नो, हर एक ने अपने दायरा इख्तियार में रहना है। यहाँ पे कोई ये रिलेशनशिप, ये वो, हमें आपका बड़ा एहतराम, हमें आपका बड़ा अदब, ये लखनवी बातें नहीं होती। वी हैव टू बी मैटर ऑफ फैक्ट, फेयर, स्क्वायर, स्ट्रेट। दैट्स इट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है? इरफान कादर साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने किया था, जजेस को ज्यादा बाइख्तियार बनाया हमने सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को बेहतर करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल तो वही है जो मैंने उनसे भी किया था कि एकदम से उन्हें सरप्राइज मिला था कि अटॉर्नी जनरल जो थे मंसूर उस्मान नवाज साहब,
उन्होंने एक कागज निकाला, बोला जी हमने तो तरमीम कर दी है ये वाली। अच्छा देखिए समर, मेरा बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ एक वकील उठे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर समझे कि सुप्रीम कोर्ट को पता कोई नहीं है। आप देखिए 1973 का आईन है, 184 3 आर्टिकल उस वक्त से चला आ रहा है और सैकड़ों जजमेंटें आ चुकी हैं। यानी आईने पाकिस्तान जब बनाया जुल्फकार अली भट्टो ने, तो आर्टिकल 188 क्यों रखा, ये समझने की जरूरत है। ये नजरसानी है। नजरसानी और अपील में पूरी दुनिया के अंदर मुरवजा कानून है, फर्क है। नजरसानी क्या कहना होता है? नजरसानी में देखना है तो गलती तो नहीं रह गई, कोई कोताही तो नहीं रह गई है, और वो कोताही उन्हीं जजों ने देखनी होती है। पता नहीं कितने बड़े नए जज ने करना है। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो कानून बनाया गया ये पर्सन स्पेसिफिक था, और आर्टिकल 184(3) को समझ रहे हैं क्या है क्या आर्टिकल 184(3)? ठीक है, आर्टिकल 184(3) क्या है? नॉर्मल हालात के अलावा आप नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हो तो आपके अच्छा सर, मेरा एक मुख्तसर सा पॉइंट एक और भी था जो आपसे मैंने जानना था। अजहर सिद्दीकी साहब, आपसे भी, जहांगीर जिदून साहब भी, मुझे अगर आप शॉर्टली इसका जवाब अगर आप दे सके। ये जो साइफर वाला मामला है, जो मजमून छपा है एक गैर मुल्की वेबसाइट के ऊपर, उससे क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की राह हमवार नहीं हो रही? नहीं, देखें इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एफआईआर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसमें जो इमरान अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसके खिलाफ उन्होंने गवाही दे दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का आइज एंड ईयर होते हैं। उसने खुद कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया है साइफर, उसके बाद मुझे उन्होंने वापस नहीं किया। उसमें तो एफआईआर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और वो जो है जहाँ से भी लीक हुआ है 2-3 बंदों के पास से होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किस से लीक हुआ है और क्यों लीक किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। वो तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एफआईआर के पास है, वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो अभी मजीद आपको पता है सारी मीडिया पे आ चुका है, तो इस पे ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें हम कह नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए मैं ख्वाहिशात की बेस पे तो नहीं, आप एफआईआर किस एफआईआर की बात कर रहे हैं? जो राणा सलाउल्लाह के नीचे उस एफआईआर के जिसने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कर दिए, और साइफर की हद तक बात बड़ी याद रखिएगा। साइफर जो है ना, याद रखिएगा, साइफर भाई नजम सेठी ने कहा मेरे पास कॉपी है, हामिद मीर ने कहा मेरे पास कॉपी है। और ये जो कॉपी शापिया के चक्कर में पड़े हुए, बड़ी सीधी सी बात है। ये जो एफआईए का इख्तियार है, एफआईए का इख्तियार ही कोई नहीं है। और ऑफिशियल सीक्रेट जो आप तरमीमें अब आगे की है ना, वो साबित कर रही है कि पहले कानून के तहत इमरान खान साहब किसी तरह से भी नहीं आते। जा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।